आखिरकार 12 दिन की लड़ाई के बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया। बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यह है कि आखिर इस वॉर का हासिल क्या हुआ है, इस युद्ध में जीत किसकी हुई है। क्या इजराइल ने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए? क्या ईरान अब वाकई न्यूक्लियर बम बनाना छोड़ देगा? और क्या अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते नॉर्मल हो पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। हम कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में 12 दिन की इस लड़ाई के एक एक एंगल की जानकारी आपको दें। सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर की। तो हुआ ये कि 24 जून की सुबह अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति अमेरिकी सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि आखिरकार इजराइल और ईरान में सीज फायर हो गया है। ट्रंप ने इजराइल और ईरान दोनों देशों का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए ये लिखा कि ये दोनों देश एक साथ मेरे पास आए और बोले कि हमें पीस चाहिए। मैंने कहा इससे अच्छी बात मिडिल ईस्ट के लिए और क्या हो सकती है। ट्रंप ने ईरान का भी मजाक उड़ाते हुए लिखा कि ईरान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने कतर में हमारे मिलिट्री बेस पर हमला करने से पहले हमें इसकी जानकारी दे दी। ईरान ने जो 14 मिसाइल्स हम पर दागी थी उनमें से हमने 13 को हवा में ही खत्म कर दिया। एक मिसाइल जो रास्ता भटक गई थी उसे हमने नहीं मारा और वो अपने आप नीचे गिर गई। इसके बाद ट्रंप ने कुछ और बकवास की और ये लिखा कि अब इन दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। लेकिन तभी अमेरिका के ही एक बड़े न्यूज चैनल CNN ने ट्रंप के इस झूठ की पोल खोल दी। CNN ने एक डिप्लोमेट के हवाले से ये बताया कि ईरान और अमेरिका में ये सीज फायर करवाने में कतर के शेख का बड़ा रोल रहा है। खबर यहां तक है कि जो ट्रंप ईरान और इजराइल में सीज फायर करवाने का दावा कर रहे हैं, खुद उस ट्रंप ने कतर में अमेरिकन बेस पर ईरानी हमलों के बाद कतर के शेख से रिक्वेस्ट की थी कि अमेरिका और ईरान में सीज फायर करवा दो, जिसके बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अल थानी ने ईरानी हुकूमत से बात की। ईरान ने जब इस पर अपनी रजामंदी दी तब जाकर ये सीज फायर पूरा हुआ है। मगर ट्रंप तो ट्रंप है, उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर जाकर ढिंढोरा पीट दिया कि हमने सीज फायर करवाई है। लेकिन ट्रंप के सीज फायर के अनाउंसमेंट के कुछ देर बाद ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हमने ऐसे किसी सीज फायर पर साइन नहीं किया है। इसके बाद इजराइल ने बताया कि ट्रंप की इस पोस्ट के बाद ईरान की तरफ से इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। इनमें से कुछ मिसाइल्स इजराइल के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में गिरी हैं। जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तब तक उस अटैक में 5 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिर चुकी थी। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा था। मगर इससे पहले इजराइल इस हमले का जवाब देता, तब तक ट्रंप ने एक और पोस्ट करके लिख दिया कि अब सीज फायर लागू हो चुका है। मैंने दोनों देशों से मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी इसका वायलेशन ना करे। बस फिर क्या था। इसके बाद पहले नेता न्याया के ऑफिस की तरफ से पोस्ट आई और फिर इजरायली आर्म फोर्सेस की तरफ से भी पोस्ट आ गई। दोनों ने जो स्टेटमेंट इशू किया है उसमें साफ लिखा है कि हमने इस ऑपरेशन में जो भी सेट टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं। हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है, उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बर्बाद कर दिया है। बावजूद इसके हम पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। ये किसने बोला? ये इजराइल ने बोला। अगर ईरान की तरफ से कोई भी बदमाशी की गई तो इजराइल इसका करारा जवाब देगा। फिर ईरानी मिलिट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने यहूदी सरकार से लड़ने में जो ताकत दिखाई है उसने हमारे दुश्मन को इस सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया है। ये इस्लाम की ताकत है। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि अगर इजराइल ने किसी भी तरह का अग्रेशन दिखाया तो उसको इसी तरह का करारा जवाब दिया जाएगा। वेल सीज फायर की इस अनाउंसमेंट के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि ये सीज फायर कब तक रहेगा तो उनका जवाब था हमेशा के लिए। पर अपने आप में बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या सच में अब ईरान और इजराइल में परमानेंट सीज फायर हो गया है? क्या ये दोनों देश आपस में कभी नहीं लड़ेंगे? इससे पहले कि इन तमाम सवालों के एक एक करके जवाब दें, देखिए 11 से 12 जून को जब इजराइल ने 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स के साथ ईरान पर हमला किया था तो पूरी दुनिया हिल गई थी। पहले दिन के हमले में इजराइल ने ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान मिलिट्री की पूरी टॉप कमांड और ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि पहले हमले में ही ईरान का गेम हो गया है। उसके अगले कुछ दिनों में इजराइल ने ईरान के एयर बेसिसेस पर पूरी तरह सुप्रीमेसी अचीव कर ली। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया। तेहरान में हर बड़ी सरकारी इमारत
हर मिलिट्री ठिकाने को इजराइल ने बर्बाद कर डाला। फिर रही सही कसर 22 जून की सुबह हुई, जब अमेरिकन स्ट्राइक ने इस कसर को पूरी की, अटैक कर दिया। अमेरिकन B-2 बम्बर्स ने ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर क्लस्टर बम्स गिराकर उसे बर्बाद कर डाला। लेकिन ये कोई छोटा मोटा लेकिन नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल यह है कि क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान को घुटनों के बल ला दिया? क्या इजरायली और अमेरिकन हमलों के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी दोबारा शुरू नहीं कर पाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। दरअसल अमेरिका और इजराइल के ईरान पर अटैक करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि ईरान चोरी छिपे न्यूक्लियर बम बना रहा है और दोनों देश उसे ऐसा करने से रोकना चाहते थे। मगर खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये दावा नहीं कर रहे हैं कि अमेरिकन अटैक के बावजूद फॉर्दो साइट्स पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ईरान तो ये बोल ही रहा है कि हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। क्वाई, हमने जरूरी कंपोनेंट्स को पहले ही वहां से मूव कर दिया था। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमला किया था, अगर वो पूरी तरह से सलामत है, या यूं कहें कि उसे बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें अब भी ईरान के पास मौजूद हैं, तो फिर इजराइल को इस अटैक से मिला क्या? दूसरा सवाल यहीं पर यह आता है कि अगर इजराइल और अमेरिका दोनों ही श्योर नहीं है कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर दिया, तो फिर इतनी जल्दी ये सीज फायर क्यों, ये लड़ाई खत्म क्यों कर दी गई? क्या ये सच है, जैसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कि ईरान ने इस लड़ाई में जिस तरीके से पलटवार किया, उसकी उम्मीद अमेरिका और इजराइल दोनों को नहीं थी? ईरान ने 12 दिन की इस पूरी लड़ाई में 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर लॉन्च की थी। 365 के करीब इनमें से इजराइल ने इंटरसेप्ट कर ली थी, लेकिन 30 से 40 मिसाइलें इजराइल में आकर गिरी थी। अब जो लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स के इम्पैक्ट को नहीं जानते, उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि इतनी मिसाइलों का किसी देश में गिरने का क्या मतलब होता है। अगर एक भी बैलिस्टिक मिसाइल किसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पर गिरती है तो वो पूरी की पूरी इमारत को एक बार में वो मिसाइल गिरा सकती है। तो अभी आप देखिए, टेल अवे समेत इजराइल के कई शहरों में ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा ली। अब आप पूछेंगे कि भाई, इजराइल ने तो ईरान में ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो डरना तो ईरान को चाहिए था। फिर इजराइल में इतना पैनिक क्यों हो गया? इसे आप ऐसे समझो ना कि इजराइल में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आता है, और किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इस तरह मिसाइलों का घरों पर गिरना, लोगों का मरना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ऐसे हर एक हमले के बाद पब्लिक प्रेशर भी बढ़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, ईरान के हमलों के बीच ये खबरें भी लगातार आ रही थी कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के पास ऐसे हमलों को रोकने के लिए सिर्फ कुछ ही दिनों का असला बचा है। दूसरी तरफ ईरान लगातार ये क्लेम कर रहा था कि भाई, हम तो 2 महीने से 6 महीने तक की लड़ाई का माल लेकर बैठे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 15 दिन लड़ाई और चलती तो इजराइल हथियार डाल देता। हालत तो ईरान की ज्यादा खराब थी। हर दिन उसके एयर बेसेस तबाह हो रहे, उसके फाइटर जेट्स को टारगेट किया जा रहा था, उनके 1/3 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स बर्बाद हो चुके थे। हालत तो ईरान की ज्यादा खराब थी। बस ये हम जरूर कह सकते हैं कि ईरान ने जिस तरह का अटैक इजराइल पर किया, उससे इजराइल और अमेरिका दोनों ओवरवेलेंट हो गए। उन्हें साफ समझ आ गया है कि ये लड़ाई कुछ दिन और चलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तीसरी बात, 12 दिन के बाद लड़ाई उस पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां इजराइल और अमेरिका दोनों को यह डिसाइड करना था कि अब इस लड़ाई को और कहां लेकर जाना है। हम एक पल के लिए मान भी लें कि दोनों कंट्रीज श्योर हो गई थी कि हाँ भाई, हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। इसके बाद उन्हें खुद से यह पूछना था कि अब इस ला-डी-डी-डी-हाई से और क्या अचीव करना है। इसके बाद इजराइल और अमेरिका चाहते तो खुमैनी का तख्ता पलट कर सकते थे और ला-डी-हाई को तब तक खींचते जब तक कि खुमैनी को या तो मार नहीं दिया जाता या गिरफ्तार वो नहीं हो जाते। पर यह काम इतना आसान नहीं था। रशिया पहले ही ये कह चुका है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश की तो इससे पूरी सिचुएशन और सीरियस हो जाएगी। ऐसा करने के लिए इजराइल और अमेरिका को इराक की तरह जमीन पर अपनी फौजें उतारनी पड़ सकती। अब ईरान कोई गाजा पट्टी जितना छोटा तो है नहीं। अगर जमीन पर फौजें उतरती तो अमेरिका और ईरान की फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। जब वियतनाम जैसे छोटे से देश में अमेरिका जमीन पर उतरकर वहां की फौज को और लोगों को नहीं हरा पाया,
तो ईरान में तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हो ही नहीं पाता। वैसे अमेरिका ने और इजराइल ने कई बार ये सिग्नल दिए थे कि जब तक हुमैनी को हटाया नहीं जाता तब तक ईरान के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं हो सकते। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हुमैनी कोई अकेला आदमी तो है नहीं, पूरी की पूरी ईरानी फोर्स उनके साथ खड़ी है। उनके तख्ता पलट से पहले बहुत ज्यादा खून खराबा करना पड़ता और इसके लिए इजराइल और अमेरिका दोनों तैयार नहीं थे। इजराइल को हर दिन ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गिराने में $300 मिलियन खर्च करने पड़ रहे थे। स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट को ब्लॉक कर देता तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाते। ये बात व्यापारी ट्रंप को हरगिज कबूल नहीं होती। वॉर में कितना खर्चा होता आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ईरान में न्यूक्लियर साइट पर बम गिराने के लिए यूएस ने जिन B-2 बम्बर्स को भेजा था, उन 7 बॉम्बर्स को यूएस से ईरान तक आकर जाने में 320 करोड़ से ऊपर